आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट में हूं इरशाद खोखर। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर आम इंतखाबात कराने की तारीख दे दी। बड़ा शोर बरपा था कि आम इंतखाबात की तारीख दी जाए, जनवरी 2024 के आखिर में आम इंतखाबात की तारीख आ गई। लेकिन आपको आगाह करेंगे कि क्या इस तारीख को आम इंतखाबात हो जाएंगे और आम इंतखाबात किस बात से जुड़े हुए हैं, उसके हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। और आपको इससे भी आगाह करेंगे कि हमारे निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, वो भी बिलावल हाउस के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। निगरान वज़ीर आला साहब की चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब से नाराज़गी किस बात की, और एक अफसर सिर्फ जो है वो सिंध बदर हुआ, उसके पीछे क्या राज छुपा है। और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी अब सामने आ रहे हैं कि वो किस बात पे, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। और निगरान वज़ीर एक यूनुस डागा साहब, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, उसके मुतल्लिक़ बहुत जो है क्या साराइयाँ हो रही है, लेकिन अंदर की कहानी आ गई है, उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। और थोड़ा बहुत तस्करा वज़ीर खुराक साहब का भी होगा कि वज़ीर खुराक साहब हमारे क्या कर रहे हैं और अभी तक महकमे में क्या हो रहा है, उसका तस्करा भी होगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले आपको आगाह करें कि 19 अगस्त को 10 रुकनी सिंध काबीना, निगरान सूबाई काबीना ने हलफ लिया। मुख्तलिफ महकमों के कलमदान पोर्टफोलियोज अलॉट किए गए, जिसमें से यूनुस डागा साहब को रेवेन्यू के साथ महकमा खजाना, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कलमदान भी दिए गए। ज़ाहिर है वो एक मंजे हुए ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ग्रेड 22 में रिटायर हुए। उन्होंने महकमा खजाना में आपको पहले भी बता चुके थे, या PNDO ने कोई चकमा नहीं दे सकता। उन्होंने वजीर की हैसियत से जब वहाँ के मामला संभाले तो सब ने भांप लिया कि ये मामला अब कहाँ जाएंगे। एक एक रिपोर्ट वहाँ की सैयद मुराद अली शाह को, महकमा खजाना हो या महकमा PNDO, वो उनको पहुँच रही थी कि अब यूनुस डागा साहब किस समित में जा रहे हैं, कौन सी फाइलें खोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा करप्शन वो महकमा खजाना में ही, जितने भी सूबाई महकमे, ज़ाहिर फंड्स तो वहाँ से जारी होते। यूं कहें कि अगर करप्शन का कब्रिस्तान वो महकमा खजाना ही रहा है, और महकमा खजाना में बड़ा कंट्रोल रहा है मुराद अली शाह का, और खासतौर पर मुराद अली शाह के हल्के के लोगों का, जिनमें राव पोटो खानदान भी शामिल है, बाजारी खानदान भी शामिल है। तो सब ने भांप लिया कि अब ये मामला तो किसी और समित चले जाएंगे। उसमें यही आ रहा था कि सिर्फ ये नूरियाबाद पावर प्लांट नहीं, इसमें पेंशन फंड सिर्फ नहीं, कि बाकी भी किस तरह अदायगियां हुई हैं। तो वो भारी पड़ रहा था सैयद मुराद अली शाह को भी खुसूसन, और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी। वो परेशान थे कि यूनुस डागा साहब से ये कलमदान वापस लिए जाएं। और ये जो कलमदान दिए गए थे जितने भी महकमों के, जिन जिन मिनिस्टरों को, वो ज़ाहिर है क्लियरेंस से दिए गए थे। और वो क्लियरेंस कहाँ से आती है, उसका तज़किरा 14 सितंबर को जब लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, तो वहाँ भी यूनुस डागा साहब का तस्करा वहाँ भी हुआ कि वो महकमा खजाना में ऐसे कर रहे हैं और महकमा PND में हमारी स्कीमों के फंड्स वगैरह रोक रहे हैं। हालांकि बात कुछ और है। वो समझ रहे थे कि ये अगर टिक गए यहाँ पे तो फिर तो सारे मामला ये खुल के आ जाएंगे, एक एक केस की वो छानबीन करेंगे और खुला चिट्ठा सामने रख देंगे। वहाँ पे भी वहाँ शिकायत, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद जाहिर है कि वो शिकायत कहाँ से आई, जैसे आपको बताया कि बिलावल हाउस के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब। उसके बाद हमने देखा कि 14 तारीख को यूनुस डागा साहब से महकमा खजाना और महकमा PND का कलमदान वापस लेके उन्हें रेवेन्यू के साथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का कलमदान सौंपा गया कि आप बस यही देखें। हमें जो ज़राए बता रहे हैं कि यूनुस डागा साहब से ये जो महकमों के कलमदान वापस लिए गए, उस पर निगरान वज़ीर आला सिंध साहब का ये कहना था कि ये तो पहले भी इनको हमें नहीं देने थे, बस वो क्लियरेंस आ गई थी तो हमने दे दिए थे। जब दे दिए थे तो वापस लेने का मतलब क्या? हमारे ज़राए कह रहे हैं कि इस पे मुक़्तदर हल्कों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखें कि क्या ये रिवर्स गियर लगता है। और वज़ीर आला
साहब अब ये यकीन दहानियां करा रहे हैं कि आगे चल के जब थोड़ी बहुत तोसी होगी तो हो सकता है कि ये महकमे यूनुस डागा साहब को हम वापस कर दें क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह वज़ीर आला सिंध जो निगरान है वो बिलावल हाउस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो किस तरह चल रहे हैं, एक ये मिसाल बताइए आपको। और आपको याद होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आया, बड़ी लिस्टें बनी, वो इलेक्शन कमीशन को गई, वो लिस्टें बनाने वाले कौन, एक किरदार आपको पहले बताया था कि आगा वासिफ, जिन्हें प्रपोज किया गया था कि वज़ीर आला सिंध का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात हो, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात कर दिए, वो नहीं हुए। तो फिर हसन नकवी साहब हो गए। अब हसन नकवी और आगा वासिफ ये समझें कि एक सिक्के के दो रुख हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। आपको आगाह किया था कि ये जब लिस्टें बनी थी वो आगा वासिफ ने बनाई थी और उसमें हसन नकवी साहब का भी कंट्रीब्यूशन था और एक साबिक चीफ सेक्रेटरी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। और वो जब लिस्टें बनी थी, ये सुनते जाएं, वो लिस्टें बनकर आखिर में कहां गई? वो गई फरियाल तालपुर साहिबा के पास। और वहां लेकर जाने वाला कौन? वो फयाज जतोई, जो आपको ब्यूरोक्रेट बताते हैं, जो वजीर आला सिंध के साथ बिल्कुल करीबी, हुकूमत के खात्मे से कबल उन्होंने अपनी ट्रांसफर भी इधर उधर थोड़ी करा दी थी एक प्रोजेक्ट में ताकि वो नजर में ना हो और सिंध में ही रहे। वो लिस्टें लेके गए थे। अब हमारे तक ये इतला आ रही है, इदारों का तक ये इतलात नहीं जा रही होगी। उसका नतीजा ये निकला कि जैसे ऑर्डर हुए, ये वाहिद अफसर है जिसको सिंध बदर किया गया, फयाज जतोई को ये इतलात आ चुकी है कि ये लिस्टें वहां पर ले जाने वाला ये फयाज जतोई था, फरियाल तालपुर साहबा के, जिन्होंने उनमें रद्दोबदल की थी। फिर इलेक्शन कमीशन को गई थी लिस्टें और इलेक्शन कमीशन में हमने देखा कि उनमें से 6-7 सेक्रेटरियों के प्रोपोजल और काफी डिप्टी कमिश्नर्स के प्रोपोजल उन्होंने वो चेंजिंग कर दी। और उसमें मेरे ख्याल में न्याज अब्बासी और ये नासिर अब्बास उमरो समेत जो कुछ ऐसे अफसरान थे जिनका तो उन्होंने सेक्रेटरीशिप के लिए नाम ही नहीं दिया था, इलेक्शन कमीशन ने वो भी उसमें शामिल कर दिए। वो मतलब अफसरान वही हैं, इधर से जैसे आपको बताया था कि चचा के घर से उठा के मामू के घर बिठा दिया है यही, लेकिन उसमें भी इन्होंने चुन चुन के अपने जो चंद अफसरान थे उनको नवाजने के लिए वो प्रोपोजल बनाए थे, वो आ गए नजर में इलेक्शन कमीशन के। तो उन्होंने उस पर एतराजात करके जो अप्रूवल दी, वो जब चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास लिस्ट आई तो यही था कि नहीं, ये लिस्ट वापस की जाए और इस पे एतराजात किए जाएं कि इलेक्शन कमीशन ऐसे खुद कैसे सजेशन दे सकता है। लेकिन हमारी इतला ये है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध जाहिर है इंतजामी तौर पे वो वजीर आला सिंध के एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर हैं। उन्होंने जैसे लिस्ट आई थी इलेक्शन कमीशन से वो मनोअन उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जब नोटिफिकेशन जारी कर दिए तो निगरान वजीर आला सिंध साहब को बहुत बुरा लगा। वो नाराज हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध पे कि आप मुझसे तो अप्रूवल लेते, मेरी अप्रूवल के बगैर आपने कैसे ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो उनका मौक़िफ़ यही था कि आपसे अप्रूवल ली थी, ये इलेक्शन कमीशन को भेजी थी, वहां से लिस्ट आनी थी, तो हमने वो लिस्ट जारी कर दी। और चीफ सेक्रेटरी सिंध ये मोहम्मद फखर आलम साहब वो करे भी तो करे क्या? जब कोई ऐसे इस नौयत के एडमिनिस्ट्रेटर अहकामात आते हैं किसी भी इदारे से, जाहिर है उनका जिम्मेदार तो भाई अफसरान होते हैं, वजीर आला तो नहीं होता। कल अगर उसमें कुछ जो है एंगी पेंगी या जो ऊंच नीच हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया? सबसे पहला सवाल वो चीफ सेक्रेटरी सिंध से पूछा जाएगा, फिर उन्हें कौन काम आएगा? तो उस पर बड़ी नाराजगी वजीर आला, निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब की चीफ सेक्रेटरी सिंध पे भी कि आपने मुझसे पूछे बगैर ये कैसे कर दिया। आप बताएं कि फिर ये बिलावल हाउस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या नहीं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है निगरान सूबाई हुकूमत को, आगे चल के देखे कि क्या होता है। और आपको बता दें नाज़रीन के इलेक्शन की तारीख, बिलावल भुट्टो साहब का मुतालबा आए दिन आ रहा था, बाकी पार्टियों का भी आ रहे थे कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, इलेक्शन की तारीख ऐसा ना हो कई मामला तवील हो जाए। बिल आखिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिर में आम इंतखाबात कराने की तारीख दे दी है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदी हो जाएगी। फिर 54 दिन के अंदर वो जो शेड्यूल होता है हम आम इंतखाबात कराएंगे। और उसमें यह भी नज़र में रखा जा रहा है शायद कि फिर मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं, आधी सेनेट वो टूट जाएगी, जिनका टेन्योर जो है 2018 वालों का वो पूरा हो जाएगा 6 साल का, तो फिर उनकी जगह पे बाकी सेनेटर्स आएंगे। तो जनवरी की जो तारीख आई है, आपको बता दें कि क्या ये जनवरी में इंतखाबात मुमकिन है? जहां तक आम इंतखाबात की बात है तो वो मुल्क की सूरत हाल से जुड़े हुए हैं, ये यकीनन आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये आप नोट कर लें मेरी बात।
वो क्या है कि ये जो मुआशी सूरत हाल है हमारे मुल्क की बदतर होती जा रही है, जिसको संभालने की कोशिश की जा रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी दोस्त ममालिक, ये सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है और हम देख रहे हैं कि हाँ जी, अब डॉलर भी नीचे आ रहा है। डॉलर नीचे आने का मतलब कि मैशियत मुस्तहकम होगी, हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही मुआशी सूरत हाल है। अगर मुआशी सूरत हाल अब 2-3 महीने आप नोट कीजिएगा कि बड़े अहम हैं, अगर इसमें मुआशी सूरत हाल थोड़ी बहुत मुस्तहकम हो गई और अवाम ने देखा कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है, महंगाई पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, फिर आप याद रखिएगा, हम अपनी मुल्क की तारीख से वाकिफ हैं कि फिर आम इंतखाबात जनवरी में नहीं होंगे, क्योंकि जो मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे वो दायरे उन्हें और भी टाइम दरकार होगा। और ऐसे में जो मुआशी सूरत हाल बेहतर बना ले, फिर तो यही सोच आएगी इस्टेब्लिशमेंट से भी कि इसका एडवांटेज कौन उठाए। अब इस सूरत हाल में अगर किसी ने जल्दी हुकूमत और ने संभाल ली तो फिर तो उनकी तो वाह वाह हो जाएगी कि हाँ ये एडवांटेज उनको हासिल हो जाएगा। नहीं, आप ये यकीन जानिए, हमने जो अपनी मुल्क की तारीख देखी है, ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो गई तो फिर तो लोग भी यही भूल जाएंगे कि इलेक्शन क्या, वो तो चाहेंगे कि हमें बस रिलीफ मिले। अगर मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होती है तो फिर यकीन जानिए कि या इस तारीख को ये इलेक्शन हो जाएंगे कि अब इनके मत्थे में जाके लगाएं, अब देखें कि क्या करें, इतनी ख्वारी कौन लेगा। तो आम इंतखाबात की सूरत हाल आपकी मुआशी सूरत हाल से, कि अगर मुआशी सूरत हाल कुछ बेहतर होती है, संभल जाती है, तो फिर आम इंतखाबात मुझे जनवरी में नहीं दिखाई दे रहे। अगर नहीं हुई तो फिर कहेंगे कि जाके इन सियासतदानों को ही दें, अब ये जो आगे वाली जो ख्वारी है वो इनके मत्थे में आए। ये तलख हकायक है हमारे मुल्क के, जो आपको हम बता रहे हैं। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि वजीर खुराक साहब हमारे वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, कौन है वजीर खुराक इस वक्त सिंध के? जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वजीर आला सिंध साहब, उनके पास है कलमदान महकमा खुराक का, जिस तरह बाकी महकमों का भी है। वजीर आला तो है ही, लेकिन वजीर खुराक भी हैं। उन्होंने कभी महकमा खुराक की कोई सरदर्श की है, कुछ उनसे पूछा है कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि आटा बुनियादी जरूरत है, आटे के मद में अगर आवाम को रिलीफ मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी। रिश्वत खत्म करने के लिए रेवेन्यू में और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या है, वही चंद धंधे चल रहे हैं, काय की रिश्वत खत्म हो रही है। और मुझे जो आपको बताया कि ये बिलावल हाउस के नक्शे कदम पे है निगरान वजीर आला सिंध साहब, तो फिर तो वो लग रहा है कि महकमा खुराक के मामला भी ऐसे चलेंगे। बाकी आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सुंदरो साहब ने 25 तारीख को 3 रीजन हैदराबाद, सक्खर और शहीद बेनजीराबाद रीजन का इजलास बुलाया है। और फिर उसके बाद और भी नोटिफिकेशन आ गया कि लाड़कानाल रीजन और मीरपुर खास रीजन का वो 26 सितंबर को मीटिंग बुलाई गई है। वो लंबा चौड़ा वो आपको पहले भी दिखा चुके थे एक बार, और आप देख लें कि ये जो चीज़ें जो है मांगी गई हैं कि ये रिकॉर्ड लाएं। फ्लोर मिलों का आपको हमने पहले बताया था कि फ्लोर मिलों का वो बिजली का बिल भी मांगा जा रहा है कि सितंबर से मार्च तक लिया जाए। सुमरो साहब, सितंबर से मार्च तक तो ठीक है, वो आपने मंगवाया है तो वो आ जाए कि कौन कौन सी फंक्शनल थी, लेकिन आइंदा के लिए सोचें, मुस्तकबिल के लिए सोचें। अब इसका बिल भी मंगवाएं कि मार्च में जब रिलीज बंद हुई उसके बाद अब तक कौन सी फ्लोर मिले चली हैं, उनका बिजली का बिल देख के फिर डिसाइड कीजिएगा। और उसमें ये भी शामिल है, आपको बता दें कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जो डिफॉल्टर तैनात किए गए हैं, वो किसके कहने पे किए गए हैं? क्या वो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने किए थे? सारे जितनी भी ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो सेक्रेटरीट से हुई है, वो डायरेक्टोरेट से हुई है। अपने डायरेक्टर से पूछे कि डायरेक्टर आपको बताए कि कितने करोड़ों करोड़ों रुपए देके ये जो मल्टीप्लाई होता रहा है। जो पहले 10,000 बोरी गंदम के करप्शन में थे तो जाहिर है वो 25,000 तक 40,000 तक वो शॉर्टेज करेंगे। वो वही पैसे जो है, वही पैसे जो तैनात किए गए हैं उनको तो उन्होंने तो कमाए, लेकिन सबसे ज्यादा चांदी तो डायरेक्टर की। और जो साबिक सेक्रेटरी थे राजा खुरम शहजाद उमर, और वो जो माफिया का सुरगना लापता हसन अली मक्सी उसकी, अब वो कहेंगे कि हमें मिनिस्टर कह रहा था। भाई मिनिस्टर के पावर है, 9 ग्रेड की ट्रांसफर पोस्टिंग सारी वो डायरेक्टर के अख्तियारात, इंस्पेक्टर 12 ग्रेड का वो तो सेक्रेटरी के अख्तियारात, 16 ग्रेड के इवन डीएफसीज, ठीक है उसमें भी ये थोड़ा बहुत पूछते थे मुकेश चावला से, सच्ची बात है आपको बता दें कि, लेकिन ये जो बाकी नीचे वाले थे ये इन्होंने खुद किया है।
अब इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, वो ये अपने जो है सेक्शन अफसरान से इनसे मंगवा लो, कहाँ ये कैसे हुए हैं सारा रिकॉर्ड। अब इन्होंने पता नहीं क्या टम्परिंग की है, आप इसको भले रखें डायरेक्टर फूड को, आपको लग पता जाएगा। और आप जाहिर है अब पर्सनल हियरिंग भी करेंगे, देखिएगा कि दादू और लाड़का नामे ये जितने जितने लुटेरे उन्होंने रखे, मुनव्वर विर्क जैसे, मुर्तजा उन्नड़ जो पप्पी चेला है, बिमदाद शाह का, आपके डायरेक्टर का, बिशनी शाह का, और बाकी जो लड़के ये दीदार मक्सी, ये सब ये देखिए तो कहा कि इनके रिकॉर्ड क्या है, ये किसने लगाए, ये इन्होंने लगाए क्या उनका रिकॉर्ड। अब ये मुनव्वर विर्क को भी थोड़ी कोई सही करेंगे कि उनको भी जो है आप जो है बरतरफ कर दें। और कंबर शहजाद कोर्ट का रिकॉर्ड भी अब आपका आ जाएगा। तो डैमेज वीट का रिकॉर्ड भी मंगवाया गया है कि डैमेज वीट के मुतालिक भी बताएं, उसके हकायक भी देखें कि उसके क्या आते हैं। और बाकी हाँ, वीट अकाउंट अहम मसला है, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो है कायम खानी की। खालिद कायम खानी एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस जो बने हुए हैं, क्या वो डेली बेसिस पे वीट अकाउंट को देखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं? ये भी देखिएगा, क्योंकि वो तो अपनी चीजों से ज्यादा औरों की चीजों पे नजर रखने का कायल है। और ये कायम खानी साहब से ये भी पूछेगा, आखिर में आपको बता दें कि वो जो फोरेंसिक ऑडिट के लिए 2 करोड़ रुपए जारी हुए थे, वो क्या है वीट अकाउंट्स के लिए, वो मामला कहां तक पहुंचा। और बाकी बारदाने के मुताबिक आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि ये जो उन्होंने 42 लाख बोरी गंदम 15% ज्यादा ली, वो क्या है, वो ओमनी ग्रुप की वजह से। जो ये कंपनियां जितनी भी आती है, वो उनके जो है नाम तो किसी और को होता है, लेकिन वो छतरी ओमनी के साय में होती है। जो 45 करोड़ रुपए का बारदाना, अब उसकी पेमेंट का मामला भी, अब पेमेंट क्या वो होगी, या वो बारदाना ओमनी ग्रुप को वापस करेंगे। 15% उनकी वजह से ये ज्यादा हुआ था, क्योंकि 1 करोड़ बोरी बारदाना जब एक्सेस में पड़ा है, तो ये 15% इजाफी लेने की जरूरत क्या थी। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।